अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी की जो मज़ीद टाइप्स हैं उनको देखेंगे। अब कहते हैं कि ये जो टाइप्स होती हैं इसको जो है वो 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। तो कहता है कि द 4 ग्रुप क्लासिफिकेशन वाज एक्सपॉन्डेड बाय PHG जल एंड ड्रॉपिन कॉम्स इन 1963। अब ये दो साइंटिस्ट के नेम उसने बताए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो है ये क्लासिफिकेशन दी थी और 4 ग्रुप्स में इनको जो है हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई किया था। अब इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या है कि हमने एलर्जी को या हाइपर सेंसिटिविटी को जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्दर क्लासेस में जिसमें हमारे पास आ जाती है टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले यानी इस टेबल के अंदर आप टाइप को देखेंगे, फिर उसका अल्टरनेटिव नेम देखेंगे, यानी कि उसके एक तो इसका फिक्स नेम होता है या फिर सेकंड नेम उसका जो है वो क्या है, तो वो अल्टरनेटिव नेम में हम चेक करेंगे। फिर इसके अलावा ये कि इन स्किन डिजीज़ या इस एलर्जी में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, और मीडिएटर्स देखेंगे। अब मीडिएटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ये ऐसे सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में ये क्या होते हैं, एबनॉर्मली पैदा होने शुरू हो जाते हैं और जो है बॉडी के अंदर ये सारा जो प्रोसेस है हाइपर सेंसिटिविटी का इसको प्रोवोक कर देते हैं। अब सबसे पहले जो टाइप आती है वो हमारे पास टाइप 1 आ जाती है, जिसका सेकेंड नेम एलर्जी भी है, और ऐसी एलर्जी जो कि इमीडिएट होती है। यानी कि क्या ये एलर्जी के सिम्टम क्या होंगे, फ़ौरन से कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर जो है अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो स्टूडेंट हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं, इसमें हमारे पास हे फीवर आता है, ठीक है, एनाफाइलैक्सिस आता है और एस्थमा आ जाता है। अब हे फीवर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि ये पोलन एलर्जी होती है, और एनाफाइलैक्सिस स्टूडेंट आप कह लें कि किसी भी जो है केमिकल की वजह से एलर्जी डेवलप हो सकती है। ठीक है, किसी की स्टिंग बाइट की वजह से, किसी भी केमिकल की वजह से, किसी भी ड्रग की वजह से, और ये ऐसी एलर्जी होगी जो कि फ़ौरन से जो है वो सिम्टम्स देगी, और इसमें बॉडी के अंदर जो है एक जो केमिकल्स हैं, ठीक है, वो फ्लड की शक्ल में जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, और बॉडी के अंदर जो है वो एबनॉर्मल रिएक्शन देना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से पेशेंट को जो है इसमें इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत होती है। और इसके जो मीडिएटर हैं, ठीक है, जो ये सारा एलर्जी को प्रोवोक करती है, वो हमारे पास IgE सेल्स आ जाते हैं। सेकेंड टाइप जो है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट आते हैं। अब साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या स्टूडेंट? ऐसी एलर्जी जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, और एंटीबॉडी डिपेंडेंट यानी कि इनमें इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो कि इन सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उनको किल करना शुरू कर देंगी। इसकी जो एग्जाम्पल आ जाती है उसमें हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस आ जाता है। और स्टूडेंट ये वो कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस, इसके अंदर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, इनका जो बेबी होता है, ठीक है, और बेबी के जो अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि बेबी के ब्लड सेल्स के लिए ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, वो जाके उनको किल करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस कहते हैं। और इसमें जो मीडिएटर होते हैं वो IgM और IgG, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो है ये सारा प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। अब थर्ड जो टाइप है इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़ आ जाती है। इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़ के अंदर जो है स्टूडेंट हमारे पास सीरम सिकनेस आ जाती है, और IgE जो है इसके अंदर मीडिएटर्स होते हैं। इम्यून कम्प्लेक्स तो सीरम सिकनेस स्टूडेंट मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होगा कि ऐसे पर्सन जिनको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है हम लोग एक्सटर्नली जो है वो एक प्रोटीन देते होते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी कह लें कि एनिमल से ड्राइव्ड होती है, उसके सीरम से निकाली होती है। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए दी जाती है। लेकिन क्या होता है कि एंटी सीरम सिकनेस के अंदर, सीरम सिकनेस के अंदर हमारी बॉडी ही जो है वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है कि वो उस प्रोटीन के खिलाफ जो है काम करती हैं, और इसके अंदर जो मीडिएटर होता है स्टूडेंट वो IgG होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट टाइप आ जाती है उसके अंदर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको DTH या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब डिलेड टाइप नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होगी जिसके अंदर जो है जो रिएक्शन है थोड़ा सा लेट आएगा, हम लोगों को कुछ दिन कुछ आवर्स के बाद आ सकता है, कुछ 1 या 2 दिन गुजरने के बाद आ सकता है। इस तरीके से जो है ना इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसके अंदर भी जो है वो आप कह लें कि हमारे बॉडी के कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जो कि इस एलर्जी को जो है वो प्रोवोक करेंगे। सेल मीडिएटेड है, यानी कि सेल्स इसके अंदर जो है वो एक्टिवेट होंगे, और एंटीबॉडी डिपेंडेंट, और इसके अंदर भी जो है वो एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। अब इसमें जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है,
उसके बाद हमारे पास क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आ जाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है। अब क्रोनिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के अंदर स्टूडेंट आपको पता है कि ये स्किन की एक एलर्जी होती है। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है कि जो है जैसे कोई भी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होता है किसी ज्वेलरी का, किसी भी जो है ऐसी सब्सटेंस का, ठीक है, जो कि नॉर्मल होती है हर पर्सन के लिए, लेकिन जो एलर्जी वाला पेशेंट होगा उसके लिए जो है ये प्रॉब्लमेटिक होगी, तो स्किन की जो है ये डर्माटाइटिस काज कर देगा। उसकी वजह से भी उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी कि क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का मतलब ये कि जैसे अक्सर पेशेंट किडनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के तौर पे, तो वो जो है बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो उस कंडीशन में भी जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्टूडेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो मसल्स के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती है, तो उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इसमें जो है जो सेल मीडिएट करेंगे उसमें हमारे पास स्टूडेंट टी सेल्स आते हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये भी जो है हमारी फ़ायदा देने की बजाय उल्टा ये नुकसान देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं, जो कि टाइप 1 के अंदर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी आ जाता है। तो कहते हैं कि दीज अक्कर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जन, ठीक है, तो ये जो इसका रिएक्शन है कब होता है, जैसे ही एलर्जन के साथ एक्सपोजर होगा तो ये हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी। दे आर यूजुअली मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ ऑफ द IgE क्लास। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं, ठीक है, IgE वो इसके खिलाफ जो है ना काम कर रही है, इसको बल्कि प्रमोट कर रही होती हैं, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं जाएंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, इस एलर्जिक कंडीशन को मज़ीद इन्हेंस करेंगी। उसके बाद कहते हैं कि IgE एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेसोफिल। अब ये जो बेसोफिल सेल्स हैं स्टूडेंट, ये हमारी बॉडी के जो है WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी टाइप्स हैं। उनकी सरफेस के ऊपर IgE सेल्स जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। दीज एंटीबॉडीज़ हैव नो अफेक्ट, कहते हैं कि इनका कोई इफेक्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस दे इनकाउंटर एलर्जन, तब तक जब तक कि हमारी बॉडी में कोई एलर्जन नहीं आ जाता। व्हेन दिस ऑकर, कहते हैं कि जब एलर्जन आएगा तो द मास्ट सेल डिस्चार्ज ग्रैन्यूल। अब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में देखें फिर आपको समझ लगेगी कि स्टूडेंट जो एलर्जी की कंडीशन में हमारे बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, जो इनके खिलाफ काम करते हैं, वो हमारे स्टूडेंट होते हैं कि मास्ट सेल, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक पर्पल से कलर का, ये मास्ट सेल है, ठीक है। अब इसकी सरफेस के ऊपर ये वाई शेप्ड आपको जो है ना एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये होती हैं जी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, मास्ट सेल के इर्द गिर्द होती हैं। अब इनका काम क्या होता है कि एलर्जन आता है वो आके इन बॉडीज़ के साथ, एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो जाता है, जैसे ये एक रेड कलर का इन्होंने दिखाया हुआ है कि वो आके एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो गया। अब एंटीबॉडीज़ जैसे ही आएगा तो एंटीबॉडीज़ उसको क्या करेंगी, किल करने की कोशिश करेंगी, और उधर से ये जो मास्ट सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये रप्चर हो जाएगा, ये फट जाएगा और अपने अंदर से कुछ सिक्रीशंस करेगा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करेगा। उसके अंदर जो है वो हिस्टामिन आ जाता है, ल्यूकोट्रिन्स आ जाता है। अब इनकी सिक्रीशन की वजह से ही स्टूडेंट हमें सिम्टम आ रहे होते हैं कि स्किन रेड हो जाती है, ठीक है, जो है स्किन के ऊपर दाने से बन जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, ठीक है, पेन होगी, तो वो इनकी कंडीशन, इनकी रिलीज़ की वजह से होता है, तो ये रिलीज़ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं, ये जैसे ही एलर्जन आएगा तो उनके साथ जो है ना, उनके साथ ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको किल करने की कोशिश करेंगी, और मास्ट सेल जो है वो अपने ग्रैन्यूल्स को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, उनको निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द ग्रैन्यूल कंटेन ऑफ वैरायटी ऑफ द एक्टिव एजेंट्स, कहता है कि अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बाहर आएंगे, तो कहते हैं कि इसके अंदर एक्टिव एजेंट्स होते हैं बहुत सारी वैरायटी के अंदर, जिसके अंदर हिस्टामिन आ जाता है, ठीक है, और ये फिर बॉडी के अंदर आगे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लोकल एनाफाइलैक्सिस आ जाता है। लोकल एनाफाइलैक्सिस के बारे में क्या कह रहा है कि रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। अब कहते हैं कि ये जो मास्ट सेल है जिसके रप्चर होने की वजह से हिस्टामिन या ल्यूकोट्रिन्स निकले हैं, अब ये क्या करेंगी, ये फैल जाएंगी, ठीक है, ये फैल के सराउंडिंग के जो टिश्यूज हैं वहाँ पे जाएंगी और काज द लोकल एनाफाइलैक्सिस, और वहाँ पे लोकल एनाफाइलैक्सिस काज करेंगी। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, लोकल एनाफाइलैक्सिस के अंदर इसमें हमारे पास स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और इचिंग आ जाती है, ठीक है। तो फिर पेशेंट को पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मिसहैप हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एलर्जी के रिनाइटस आता है जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं, ठीक है।
अब कहते हैं कि इन विच एयर बॉर्न एलर्जन यानी पोलन्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद द IgE सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल जिनके ऊपर IgE जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये उनके साथ जाके रिएक्ट करेंगे इन द नेजल म्यूकोजा, हमारा जो नेजल म्यूकोजा है यानी जो नेजल कैविटी है वहाँ पे, एंड द टिश्यूज अराउंड द आई, और आंखों के जो टिश्यूज हैं वहाँ पे, एंड काज रनी नोज, और जो है इनकी जब आपस में सारी इंट्रैक्शन होगी जो एंटीबॉडी और एंटीजीन है, ठीक है, जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है जो कि रिएक्शन काज कर रहा है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसकी वजह से जो है रनी नोज होगी जिसको हम रिनोरिया कहते हैं, ठीक है, यानी जो रनी नोज है जिसकी जैसे नज़ला ज़ुकाम में कंडीशन होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है, रिनोरिया कहलाती है। अब यहाँ पे डायग्राम में भी स्टूडेंट आप देखें कि ये जो आपको दिखाई हुई है नेजल कैविटी की पिक्चर दिखाई हुई है जिसके अंदर जो नेजल म्यूकोसा है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, स्टिकी जो है वो सिक्रेशन होगी, ठीक है, और स्पूटम लाइक बलगम की तरह की जो है ना, रेशे की तरह की जो है ना वो सिक्रेशन नोज से होगी। अब ये मास्ट सेल जो है जैसे आप देखेंगे पोलन एलर्जन है ये नेजल कैविटी में इंटर होंगे, जब जाएंगे तो वहाँ पे ये जो नेजल म्यूकोजा है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा यहाँ पे जो हमारे मास्ट सेल प्रेजेंट होंगे वो इनके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज़ इनके साथ रिएक्ट करेंगे और इनको किल करने की कोशिश करेंगी। उसके बाद कहता है जी ब्रोंकियल एस्थमा आ जाता है। एस्थमा भी जो है इमीडिएट हमारे पास एलर्जी की कंडीशन में आ जाता है, इन विच द एलर्जन रीचेज द लंग्स आइदर बाय इनहेलेशन और इन द ब्लड एंड काज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब ब्रोंकियल एस्थमा भी बता रहा है कि जो है एलर्जेंस जो होते हैं, जो एलर्जी प्रोड्यूस करने वाली सब्सटेंसेस होती हैं वो लंग्स में चले जाती हैं, या तो वो सांस के थ्रू जाएंगी या फिर ब्लड के थ्रू भी चले जाएंगी, ठीक है, और वहाँ पे जाके हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको नैरो कर देंगी, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो नैरो हो जाएंगे। उसके बाद हाइव्स आ जाते हैं। हाइव्स जो है स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है ये स्किन के ऊपर छोटे छोटे से पैचेस बन जाते हैं रेड कलर के, और फिजिशियन कॉल आर्टिकेरिया, तो इसका सेकंड नेम है आर्टिकेरिया भी इसको कहा जाता है, वेयर द एलर्जन यूजुअली इंटर द बॉडी बाय फूड। तो इसमें जो है एलर्जन जो है वो किस तरीके से इंटर होता है बॉडी के अंदर, बाय फूड, जैसे ही फूड के थ्रू बॉडी में जाएगा और जाके ये भी हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है छोटे छोटे से जो है वो आप कह लेंगे हाइव्स की तरह के जो है ना वो उभार बना देगा, जैसे ये डायग्राम में आप चेक करें, ठीक है। तो रेडनेस होगी, इसमें भी स्वेलिंग होगी और इचिंग वगैरह होगी। अब उसके बाद आ जाता है जी लोकल एनाफाइलेक्सिस। पहले आपने देखा था कि बॉडी के किसी एक हिस्से पे जाके जो है ना वो एलर्जी जो है वो एक्ट करेगी। सिस्टमैटिक एनाफाइलेक्सिस आ जाता है। इसमें कहता है कि सम एलर्जन कैन काज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे जिसकी वजह से जो है ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। तो इसमें कहता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो हमारा जो ब्लड का सिस्टम है और जो हमारे सांस लेने का सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके बाद इसमें आ जाता है जी फ्रीक्वेंट काजेज आ जाते हैं। अब ये सिस्टमैटिक जो एनाफाइलेक्सिस होता है इसकी काजेज क्या होती हैं, उसमें जो आती हैं चीज़ें हमारे पास, सबसे पहले तो इंसेक्ट बाइट आ जाता है, किसी भी इंसेक्ट के काटने की वजह से, ठीक है, फिर उसके अलावा ड्रग्स की वजह से हो सकता है जैसे पेनिसिलिन वगैरह, और फिर किसी भी फूड की एलर्जी हो सकती है। तो ये जो है इफ़ेक्ट करेंगी और जो है हमारे सिस्टम्स को जो है इन्वॉल्व करेंगी। उसके बाद ये देखते हैं कि डायग्राम में ये पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसको जो है वो दिया जाता है बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ। और ये देखें कि डायग्राम में दिखा हुआ है कैसे पूरी बाजू के ऊपर जो है हाथ के ऊपर इसकी एलर्जी जो है वो डेवलप हो गई है। उसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप के अंदर जिसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी आ जाती है। तो इसमें चूंकि हमारे सेल्स जो है वो अफेक्ट होंगे, तो कहता है कि सेल डैमेज काज बाय द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है वो सेल को डैमेज करेंगी डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन। एंटीजेंस जो है वो हमारी सेल की सर्फेस पे आके अटैच हो जाएंगी और एंटीबॉडीज़ उनको जो है डैमेज करना शुरू कर देंगी। इन दिस डिसऑर्डर पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। और इसमें कहते हैं कि नॉर्मली जो है हमारी जो है बॉडी जो है पर्सन की बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगी एंटीजन के खिलाफ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ हिज आर हर ओन सेल्स, ठीक है, क्योंकि पेशेंट के सेल की सरफेस के ऊपर जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होगा और फिर एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कि सेल को भी साथ किल कर देना शुरू कर देंगी एंटीजन के साथ साथ। इसमें जो एग्जांपल आ जाती हैं हमारे पास हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न आ जाती है, ठीक है,
यानी इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसमें ये RH डिजीज़ भी कहलाती है, यानी ये RH फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और हीमोलाइटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे RBCs हैं, ठीक है, उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी मिस्थीनिया ग्रेविस आ जाता है। मिस्थीनिया ग्रेविस में भी स्टूडेंट की हमारे मसल्स की वीकनेस होती है, ठीक है। इसमें एक्सट्रीमली जो है पेशेंट के मसल्स वीक हो जाते हैं, वो कोई भी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न यही होती हैं कि जो है वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो फिर नॉर्मल सेल्स को जो है वो किल करती हैं। उसके बाद कहता है कि बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड कैन रिजल्ट इन। अब कहता है कि जब एंटीबॉडी जाके सेल की सर्फेस के साथ अटैच होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल एंड लाइसिस ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो कंडीशन होंगी। एंटीबॉडीज़ का काम ही क्या होता है कि वो किसी चीज़ को जो है वो किल कर रही होती है, ठीक है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आती है तो उसको उसने किल करना होता है जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अब फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर एंटीबॉडी जाके उस सेल को खा लेगी। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, उसको निगल लेना, ठीक है, उसको वो टोटली किल कर देगी, अपने अंदर ले जाएगी। एंड लाइसिस ऑफ द सेल, ठीक है, उसको खाने के बाद उसकी ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल उसने डिस्कस की हुई है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, RH डिजीज भी कहते हैं। अब कहते हैं कि RH एंटीजन आर एक्सप्रेस्ड एट द सर्फेस ऑफ द ब्लड सेल्स। अब कहता है कि ये जो RH एंटीजेंस हैं ये हमारे जो RBCs की सर्फेस होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ऑफन टाइनी लीकेज ऑफ द बेबी रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन। कहता है कि क्या होता है कि नॉर्मल ये चीज़ होती है, ठीक है, कि बेबी का ब्लड अक्सर जो है थोड़ा बहुत लीक करके मदर की बॉडी में आ जाता है। इफ़ द बेबी इज़ RH पॉजिटिव, अगर तो बेबी RH पॉजिटिव है यानी कि हैविंग इनहेरिटेड द ट्रेड फ्रॉम इट्स फादर, यानी कि उसके फादर के जो सेल्स हैं उनमें RH जो है वो प्रेजेंट है और वो वहाँ से जो है फादर्स की जो जीन्स हैं उनके थ्रू जो है वो बेबी के अंदर जो है ये प्रेजेंट है, लेकिन मदर के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, तो मदर जो है वो RH नेगेटिव होगी। तो क्या होगा कि ये RH नॉर्मली बेबी के ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी और मदर की बॉडी क्या करेगी, इनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, ये समझ के कि ये कोई फॉरेन मटीरियल है, ठीक है। एंड दीज रेड सेल्स विल काज हर टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, ठीक है। तो अब मदर की बॉडी क्या करेगी, इन रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ एंटीजेंस जो है, एंटीबॉडीज जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगी। द एंटीबॉडीज यूजुअली ऑफ द IgE क्लास मे नॉट डेवलप फास्ट इनफ टू काज प्रॉब्लम फॉर दैट चाइल्ड। अब ये जो IgE क्लास की एंटीबॉडीज़ होती हैं फ्रेंड, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये जो है वो फ़ौरन से बेबी के लिए प्रॉब्लम नहीं करेंगी, बट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। लेकिन ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है, जो कि मदर और बेबी के दरमियान में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगी एंड अटैक द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द सब्सीक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस। तो फीटस जो है उसके जो ब्लड है वहाँ पे चले जाएंगी ये एंटीबॉडीज़ और जो है ना जाके उनको किल करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस में कहता है कि द हॉलमार्क ऑफ दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज द वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब कहता है कि मिस्थीनिया ग्रेविस जो है जिसको हम MGB कहते हैं, इसका हॉलमार्क यानी इंपॉर्टेंट जो है इसका सिम्टम साइन जो है इस ऑटो इम्यून डिजीज़ का, वो ये है कि स्केलेटल मसल्स की वीकनेस हो जाती है, ठीक है। स्पेशली कौन सी, दूस इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो अपर पार्ट हैं उनके जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी वीकनेस होगी पेशेंट को। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब यही है स्टूडेंट कि नॉर्मल सेल्स के खिलाफ बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और उनको किल करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर में कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडीज़ फॉर्म कम्प्लेक्स विद एंटीजेंस। अब इसमें क्या होगा, इस किस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजेंस के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगी, एक कम्प्लेक्स बना देंगी। डैमेज कास्ड बाय दी डेपोजिशन ऑफ दिस कम्प्लेक्सेस इन द टिश्यू। जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो ये क्या करेंगी, जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगी वहाँ के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देंगी। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, सीरम सिकनेस आ जाता है। अब सीरम सिकनेस में कह रहा है कि सीरम सिकनेस इज कास्ड बाय मैनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। अब कहता है कि ये जो सीरम सिकनेस है किस वजह से होता है, ये प्रोटीन की वजह से होता है जो कि एंटी सीरम में प्रेजेंट होती है। अब एंटी सीरम क्या होता है स्टूडेंट, ये हम किसी भी एनिमल से जो है ये ड्राइव करते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। किसी बीमारी के खिलाफ जो है, जो इम्यून सिस्टम की बीमारी हैं उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एंटी सीरम के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट है एंड बीइंग फॉरेन टू द रिसिपिएंट एंड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट दिस प्रोटीन। कहता है कि जैसे ही जो ये मेडिसिन है, ठीक है, एंटी सीरम क्योंकि मेडिसिन है, ये पेशेंट को दी जाएगी, तो कहता है कि
जो रिसिपिएंट है, जो इसको मतलब लेयर है, जो पेशेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो समझेगा कि ये कोई फॉरेन, यानी उसकी बॉडी ये समझेगी कि कोई फॉरेन मटेरियल है। ऐसी कंडीशन में जो इम्यूनिटी है फॉरेन से एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग एंटीबॉडीज बाइंड टू देम फॉर्मिंग इम्यून कम्प्लेक्स। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाके इस प्रोटीन के साथ, ठीक है, फॉरेन से कंबाइन कर जाएंगे और एक कम्प्लेक्स बना देंगे। एंड दीज आर कैरिड बाय द ब्लड, और ब्लड इनको कैरी करेगा, डिपॉजिट कर देगा इन दी वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स की वॉल्स के अंदर, एज वेल एज इन द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। और किडनी का जो पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे भी इनको डिपॉजिट कर देगा। अब इसकी वजह से जो है वो पेशेंट के अंदर सिम्टम आना शुरू कर हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास फीवर है, हाइव्स आ जाएगा, आर्थराइटिस आ जाएगा, प्रोटीन इन द यूरिया, ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स की पेन होती है, हाइव्स के बारे में भी आपको पता है, फीवर का भी पता है, और जो यूरिन है उसमें जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी जब आप पेशेंट की टेस्टिंग करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी आ जाता है। तो इसमें कहता है बिकॉज इट टेक्स अ डे और टू फॉर द टी सेल टू स्टिमुलेट फॉर फॉलोइंग एक्सपोजर टू द एंटीजन, एंड दीज रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, DTH। कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो कुछ डेज़ के अंदर डेवलप होती है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो जो टी सेल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो एंटीजन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। Cell mediated hypersensitivity can occur with extrinsic antigens or with the internal self antigen। अब कहता है कि जो सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है ये बैरूनी किसी भी एंटीजन की वजह से भी हो सकती है, या फिर बॉडी के अंदर जो इंटरनली प्रेजेंट एंटीजन्स हैं उनके खिलाफ भी जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सट्रिंसिक एंटीजन। उसमें कहता है कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। अब इसकी जो सबसे कॉमन है एक्सट्रिंसिक एंटीजन की, यानी कि जो कोई बैरूनी तौर पे कोई भी फॉरेन मटेरियल काम कर रहा है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है। कास्ड इन सम पीपल व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज टू अ केमिकल। कह रहे हैं कि ये पीपल में जब तब होती है जब लोगों का एक्सपोजर होता है केमिकल के साथ, टू विच दे आर एलर्जिक, जिनसे उनको एलर्जी होती है। सम एग्जांपल द कैटिकोल्स फाउंड इन द पॉइजन, ठीक है, कैटिकोल एक केमिकल है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आईवी जो है ये आम कहने के स्टूडेंट एक प्लांट का नेम है, ठीक है, उसकी पॉइजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉइजन ओक, ठीक है, ओक भी जो है ये भी एक ट्री का नेम है, ठीक है। शाहबलू तो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मरी वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। और IVY जो है ये आप कह लेंगे जो कफ के खिलाफ जो सिरप अक्सर आपने देखे होंगे आजकल नेचुरल मेडिसिन की फॉर्मुलेशन में आते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी कैटिकोल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनको एलर्जी होती है ये फिर जो है IVY से, ठीक है, एलर्जी होगी तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके बाद निकल के साथ भी जो है एलर्जी डेवलप हो सकती है, डाइस की वजह से हो सकती है, कोई भी डाई आप बालों के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, स्किन डाइज जो होती हैं, हेयर डाइज। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल यूज इन द इंडस्ट्री, या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ होते हैं, अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई लोग काम करते हैं जिनका केमिकल के साथ एक्सपोजर है तो उनके ऊपर ये अफेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है इंट्रिंसिक सेल्फ एंटीजन। कहते हैं कि सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू सेल्फ काज ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल, अब कहता है कि इसमें जो हमारे पास इंट्रिंसिक एंटीजन्स हैं इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हीं के खिलाफ जो है ना काम होना शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस आ जाता है, जिसको हम जुबान में शुगर कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आ जाता है। अब सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को देख लेते हैं। तो कहते हैं कि इस कंडीशन में जो टी सेल्स होते हैं इनिशिएट द destruction of the insulin producing beta cells of the islet of the Langerhans in the pancreas। अब उसमें जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारा पिंक्रियाज होता है, जिसको उर्दू ज़ुबान में लबलबा कहते हैं, उसके अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन बनाने वाले होते हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है कि उसने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, नहीं होती किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं कहते हैं कि जो इस डिज़ीज़ में मतलब ये होगा कि जो एलर्जी वाली जो है हाइपर सेंसिटिविटी वाली, इसमें क्या करेंगे कि जो टी सेल्स हैं वो इन सेल्स को जाके जो हमारे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स हैं, ठीक है, इनको किल करना शुरू कर देंगे। जब ये किल होंगे तो फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, इंसुलिन नहीं बनेगी तो फिर शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा बॉडी के अंदर और पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में जाएगा। द चीफ कल्प्रेट आर CD8 साइटोटॉक्सिक
T lymphocyte CTL also by CD4 helper T cell of the TH1। अब ये स्टूडेंट ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं CD8+, ठीक है, टी सेल्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और CD4 हेल्पर टी सेल्स, ये सारे के सारे नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है तो उसमें जो है ये डेवलप। नेक्स्ट है जी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कहते हैं कि जो टी सेल्स होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये भी उन्हीं की वजह से हो रहे थे, टी सेल्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि इनिशिएट द एन अटैक दैट डिस्ट्रॉय द माइलिन शीट ऑफ द न्यूरॉन्स। तो हमारे जो स्टूडेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो है ना इर्द गिर्द एक प्रोटीन की शीट होती है, ठीक है, जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। अब ये प्रोटीन की जो शीट है, जो टी सेल्स हैं, इसको अटैक करके क्या करेंगे, किल कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब उस कंडीशन में जो हमारी इम्पल्सिस हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन तक पैगाम जाने होते हैं, ब्रेन से आने होते हैं पैगाम, ठीक है, जिसकी वजह से सारे हमारे एक्शन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो सब के सब क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे।